नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। मंगलवार की सुबह के सेशन में क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेड कम हो गया। डोज ने नीचे का रास्ता दिखाया, वहीं बिटकॉइन यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के रूप में मुश्किल से $17,000 से ऊपर रहा। पिछले हफ्ते के निराशाजनक आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बाद बाजार की दिलचस्पी अमेरिकी सेवा क्षेत्र में थी। यूएस इकोनॉमी के लगभग 70% सर्विसेज की अकाउंटिंग के साथ सोमवार की सिचुएशन अधिक महत्वपूर्ण थी। कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब क्रिप्टो मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म में रिलेटिवली माइल्ड प्राइस एक्शन की ओर इशारा करते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाई की संभावना है। 14 एफओएमसी की पिछली 4 मीटिंग्स के रिजल्ट में 75 बीपीएस की तेज बढ़त से उत्साहजनक वापसी होगी। S&P 500 और डाउ फ्यूचर्स रिस्पेक्टिवली 0.23% और 0.24% पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि नास्डैक 0.25% पर ट्रेड कर रहा था। इन सब के बीच बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1.2% की गिरावट के साथ $17,045 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर उसी समय सीमा में 1.9% की गिरावट के साथ $1,265 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 3 इयर्स का IC50 इंडेक्स 1.45% गिरकर 25,660 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। नए FTX के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन जे रे-3 की गवाही झूठी है, जो अब डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड ने एक इंटरव्यू में कहा है। 17 नवंबर को बैंक्रप्सी के बयान में रिस्ट्रक्चरिंग स्पेशलिस्ट रे ने FTX पर पुअर रिकॉर्ड कीपिंग और अनट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को खारिज कर दिया, जिसने 11 नवंबर को डेलावेयर में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। सोमवार को रिलीज्ड एक इंटरव्यू में बैंकमैन-फ्रीड ने कहा है कि उन बयानों का उल्लेख किया है जो किए गए हैं, जिन्हें कानूनी रिकॉर्ड पर रखा गया है, जिन्हें मैं जानता था कि वे झूठे हैं। बैंकमैन-फ्रीड ने कहा, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कहा गया है कि XYZ मौजूद नहीं था और मैं XYZ की एक कॉपी देख रहा हूं। बैंकमैन-फ्रीड ने पहले भी कहा है कि CEO के रूप में पद छोड़ने के बाद से उनके पास सिर्फ डेटा तक ही लिमिटेड एक्सेस है। बैंकमैन-फ्रीड ने दावा किया कि रे और उनके कर्मचारियों ने इस मामले के संबंध में उनके ईमेल्स को नजरअंदाज कर दिया था और ये झूठ या ईमानदार गलतियों का परिणाम हो सकता है। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर नए CEO के कमेंट्स के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये कमेंट आया। 5 दिसंबर को जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक USD कॉइन इशूअर सर्कल ने कॉनकॉर्ड एक्विजिशन, एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी या SPAC के साथ अपने प्रस्तावित मर्जर की म्यूचुअल टर्मिनेशन की घोषणा की है। कॉनकॉर्ड के पास ट्रांजैक्शन पूरा करने या समय सीमा बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर वोट मांगने के लिए 10 दिसंबर तक का समय था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कॉनकॉर्ड ने इसके बजाय समय सीमा समाप्त होने देने का विकल्प चुना है। सर्कल ने यह भी कहा कि कंपनी 2022 के थर्ड क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू और $274 मिलियन की रिजर्व इंटरेस्ट इनकम और $43 मिलियन की नेट इनकम के साथ प्रॉफिटेबल हो गई है। कंपनी के पास हाल में $400 मिलियन का अनरिस्ट्रिक्टेड कैश है। रेगुलेटर्स के साथ डेड एंड तक पहुंचने की वजह से क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ने आज घोषणा की कि आने वाले महीनों में ये धीरे धीरे यूएस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खत्म कर देगा। यूके कंपनी ने सोमवार की घोषणा में कहा कि वह 18 महीनों के लिए रेगुलेटर्स के साथ बात कर रही थी, लेकिन यूएस ब्लॉकचेन बिजनेसेस को एनेबल करने के लिए एक मार्ग प्रदान करने से इनकार कर रही है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हमारा फैसला यूएस स्टेट और फेडरल रेगुलेटर्स के साथ 18 महीने से ज्यादा की सद्भावपूर्ण बातचीत के बाद आया है, जो अब एक डेड एंड पर आ गया है। न्यू यूरोपियन यूनियन क्रिप्टो लेजिस्लेशन की तैयारी के हिस्से के रूप में माल्टा की फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने अपने 2018 वर्चुअल एसेट्स लॉ के दायरे से NFT के लिए सेवा प्रदाताओं को बाहर करने की योजना की घोषणा की है। जारी करने से पहले देश के 2018 वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट्स एक्ट के लिए सेवा प्रदाताओं को ऑथराइज्ड करने और निवेशक जानकारी के व्हाइट पेपर्स प्रकाशित करने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि ये क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन में EU के मार्केट से आगे आ सकता है, जो 2025 में माल्टा और पूरे EU में प्रभावी होने के लिए तैयार है।
माल्टीज रेगुलेटर के अनुसार एनएफटीज जो किसी आर्टवर्क या रियल एस्टेट जैसे एसेट के ओनरशिप के डिजिटल रिकॉर्ड है का इन्वेस्टमेंट या पेमेंट पर्पसेस के लिए सीमित इस्तेमाल है। ऐसे में MICA के फाइनल ड्राफ्ट के तहत एनएफटी सर्विस प्रोवाइडर्स को तब तक रजिस्टर नहीं कराना होगा जब तक कि उनकी एसेट्स असल में नॉन फंजिबल के रूप में निर्धारित की जाती है। क्यूकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसमें घोषणा की है कि ये एक इंटरनेशनल ऑडिट टैक्स और एडवाइजरी फर्म मजाज ग्रुप के साथ काम करेगा। MG क्यूकॉइन के मौजूदा और संभावित ग्राहकों के लिए बढ़ी हुई ट्रांसपेरेंसी की समीक्षा करने और एक्सचेंज द्वारा एसेस इन स्कोप एसेट्स के कोलैटरलाइजेशन का आकलन करने के लिए एक थर्ड पार्टी फैक्चुअल फाइंडिंग्स रिपोर्ट प्रदान करेगा। इसके अलावा MG रिपोर्ट में प्रूफ ऑफ रिजर्व्स और कस्टमर लायबिलिटी शामिल होगी। SEBA बैंक एक क्रिप्टो करेंसी फोकस्ड कंपनी ने हांगकांग और स्विट्जरलैंड में डिजिटल एसेट्स के इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन में तेजी लाने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म हैशकी ग्रुप के साथ साझेदारी की घोषणा की है। दोनों कंपनियां क्रिप्टो इकोसिस्टम में एंटर करने से इच्छुक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस विकसित करने की योजना बना रही है। दोनों कंपनियों ने कहा है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर अलग अलग रेगुलेटरी ढांचे के कंप्लायंस और अडॉप्शन के लिए कमिटेड हैं। SEBA बैंक के CEO फ्रांस बेगमुलर के अनुसार हांगकांग क्रिप्टो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए लाइसेंस प्रदान करने में अग्रणी है, जिसके रिजल्ट में SEBA बैंक लोकल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में शामिल होने और हैशकी के माध्यम से देश में अपनी प्रेजेंस का विस्तार करने के उत्सुक हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एग्रीगेटर 1inch ने हाल ही में एक मैसिव अनलॉक का एक्सपीरियंस किया है, जिसने करंटली $111 मिलियन वर्थ के टोकन को अपने वेस्टिंग शेड्यूल से रिलीज किया है। लगभग 227.2 मिलियन 1inch टोकन्स, जो कि 1.5 बिलियन टोकन्स के टोटल सप्लाई का लगभग 15% है, जो 1 दिसंबर को अनलॉक किए गए थे। यह आंकड़ा 800 मिलियन 1inch टोकन का 1/4 है, जो इस लेटेस्ट अनलॉक इवेंट से पहले बंद कर दिया गया था। DEX एग्रीगेटर ने दिसंबर 2020 में अपना नेटिव टोकन लॉन्च किया। तब टोटल सप्लाई सिर्फ 6% रिलीज किया गया था। बचे हुए टोकन दिसंबर 2024 में खत्म होने वाले 4 साल के वेस्टिंग शेड्यूल में लॉक हैं। इन्वेस्टिंग फर्म के फंड्स बैंकक्रप्ट एक्सचेंज FTX पर बंदी होने के बाद ऑर्थोगोनल ट्रेडिंग ने क्रिप्टो लेंडिंग प्रोटोकॉल मैपल फाइनेंस पर $36 मिलियन के लोन पर चूक की है। प्रोटोकॉल पर लगभग 30% एक्टिव लोन्स मैपल फाइनेंस के की इकोसिस्टम प्लेयर्स में से एक में डिफॉल्ट से प्रभावित होते हैं। जवाब में मैपल फाइनेंस ने एक बयान के अनुसार क्रिप्टो हेज फंड और क्रेडिट बिजनेस दोनों चलाने वाली पेरेंट एंटिटी ऑर्थोगोनल ट्रेडिंग के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। ये एक प्रतिनिधि के रूप में ऑर्थोगोनल ट्रेडिंग को हटाते हुए अपने खुद के ऑर्थोगोनल ट्रेडिंग को बंद करते हुए मैपल फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर एक बोरोअर के रूप में ऑर्थोगोनल ट्रेडिंग को हटा रहा है। मैपल फाइनेंस के स्पोक्सपर्सन के अनुसार ज्यादातर डिफॉल्ट्स कुछ $31 बिलियन M11 USDC पूल में हैं, जो M11 क्रेडिट नाम के एक सेपरेट कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। इससे उस पूल में बचे इन्वेस्टर्स के लिए लगभग 80% हिट हो जाएगी। बचे हुए $5 मिलियन मैविन के M11 WETH पूल में है। 17% पूल दूसरे पूल्स प्रभावित नहीं हुए हैं। मैपल फाइनेंस के स्पोक्सपर्सन के अनुसार मैपल फाइनेंस के नुकसान को कम करने के लिए कम से कम $2.5 मिलियन की रिकवरी की उम्मीद करता है। आवे कंपनीज ने आज सैन फ्रांसिस्को बेस्ड मेटावर्स डेवलपर सोनार के एक्विजिशन की अनाउंसमेंट की, जहां प्लेयर्स वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं और NFTs का इस्तेमाल करके यूजर क्रिएटेड स्पेसेस के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। आवे कंपनीज कई क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के लिए पेरेंट कंपनी है, जिसमें लेंडिंग और बोरोइंग प्रोटोकॉल आवे, अपकमिंग सोशल प्लेटफॉर्म लेंस प्रोटोकॉल और स्टेबल कॉइन GHO शामिल हैं। जबकि डील के टर्म्स का खुलासा नहीं किया गया था। सोनार के को-फाउंडर्स ब्रदर्स बेन साउथली और रेंडोल्फ ली, साथ ही टीम के कई दूसरे मेंबर्स लेंस प्रोटोकॉल द्वारा पावर्ड सोशल मोबाइल एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए आवे कंपनीज में शामिल होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।